हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। ये क्लास आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए है। तो डेली आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास होती है। आपके हिंदी को और सामान्य ज्ञान को शानदार बनाया जाता है। जो भी आपकी तैयारी हो चुकी है, जितनी भी आपने तैयारी कर ली है, तो उस तैयारी को परखने के लिए कि कितने प्रश्न आप लोग हिंदी के ठीक कर पाते हो और कितने प्रश्न आप सामान्य ज्ञान के ठीक कर पाते हो, तो इसलिए भी आपकी ये क्लास चलाई जाती है। ठीक है, और आपका जो रिवीजन देखा जाए, रिवीजन भी आपका हो जाता है इस पूरी हिंदी का और सामान्य ज्ञान का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैंने यहाँ पर ठीक है लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास में आ जाइए और जो लोग भी क्लास में आ चुके हैं सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखिए, यूपी पुलिस का कांस्टेबल मैंने हर एक शिफ्ट देखा है कि एक पद्यांश या एक गद्यांश जरूर आता है। तो ये आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि 5 प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेंगे गद्यांश या पद्यांश से संबंधित। तो सबसे पहले पद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, इसका उत्तर क्या है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की या अपनी पहचान बनाने की। तो गद्यांश के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा? तो कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर जो लोग भी सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोग का। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। तो बहुत ही आसान ये आपका पद्यांश है। ठीक है, चलिए, तो विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, किसका? बहार का आगमन हुआ है किस पर? विचारों की कलियों पर। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर 2 के साथ हैं, बी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 37 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 37 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और अगर आप चाहो तो 37 के 37 प्रश्न बिल्कुल सही कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ। क्यों? क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, तो अगर आप उनसे पूछोगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन कौन सा सब्जेक्ट दिलाता है, तो वो हिंदी ही आपको बताएंगे। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 100% क्वेश्चन किए जा सकते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ किए जा सकते हैं। चलिए, तो हिंदी को आपको बहुत ही दमदार तरीके से तैयार करना है। अगला प्रश्न देखिए, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें या विचारों की गंभीरता। चलिए, विचारों की परिपक्वता ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम आपको बताना है क्या है? चलिए, तो कई बार कई सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आप सभी को पता है, पहले क्या है? पाली है। पहले पाली और उसके बाद क्या है? प्राकृत है। इतना आपको याद रखना है, पहले पाली फिर प्राकृत, पहले पाली फिर प्राकृत। और जाहिर सी बात है, हिंदी तो सबसे अंत में होगी। तो एक तो हिंदी अंत में यहाँ है, एक यहाँ है। पाली प्राकृत सबसे पहले यहाँ पर है, और कहाँ पर है भाई? हाँ, और कहीं पर नहीं है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये क्या है? ये हिंदी के भाषा के विकास का क्रम है, जो कि बिल्कुल सही है। तो जिनका उत्तर जा रहा था ए के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आप सभी को पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जा सकता है, बताइए। देखिए, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। अब लड़के में किसी का नाम मैं ले लूँ सोहन, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़की में किसी का नाम ले लूँ सविता, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार से नदी शब्द जातिवाचक है। या अगर बात कर ले हम लोग पहाड़, ये आपका क्या है? जातिवाचक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें,
ठीक, देखिए व्यक्तिवाचक वो होता है जिसकी तरह कोई दूसरा ना हो। तो हिमालय की तरह कोई दूसरा है नहीं, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। गंगा की तरह कोई दूसरा है नहीं, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। रामायण की तरह कोई दूसरा है नहीं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब पहाड़ तो बहुत होते हैं ना, ठीक है, पहाड़ तो बहुत सारे हैं, क्या पता किसकी बात चल रही है। तो इसलिए आपका ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, 4 के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता क्योंकि लोकोक्ति का, इस लोकोक्ति का भाव अर्थ आपको बताना है क्या हो सकता है। चलिए, तो अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, गलत बात है। अंगुली कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए, गलत हो जाएगा। बहुत सीधे होने से भी काम नहीं चलता, यानी कि सीधी उंगली से भी घी नहीं निकलता। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए, आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट यहाँ पर करता हूँ कि सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। 5 सेकंड का समय आप सभी लोगों के पास है। क्लास को आप सभी लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। तो जहाँ-जहाँ शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए और लाइव स्टूडेंट की तादाद यहाँ पर आप सभी लोग डबल कर दीजिए। आप सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। चलिए, तो जल्दी-जल्दी आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। तो जिन लोगों ने भी क्लास को शेयर किया उन सभी का दिल से धन्यवाद। अगला प्रश्न देखिए, यामा के रचयिता आपको बताना है। तो आप सभी को पता है यामा के रचयिता जो थी, इनको जो है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, 1982 में मिला था और उनका नाम क्या था? महादेवी वर्मा उनका नाम था। जो लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। विशेषण पूरक वाला वाक्य आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो विशेषण पूरक वाला वाक्य की अगर हम लोग बात करें, कौन सा हो जाएगा? मधुबाला सुंदर है, बच्चे को खांसी थी, नहीं। मधु मेरा भाई है, नहीं। माँ जी आराम से थी। तो मधुबाला सुंदर है, ये एक विशेषण पूरक वाला वाक्य हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, आपको बताना है, बताइए। देखिए, अश्व में लिखा हुआ, यहाँ पर उत्पल लिखा हुआ, यहाँ पर पाषाण लिखा है, तो एक अर्थ तो इनका नहीं बनता है भाई। हाँ, ये ज़रूर बनेगा। व्योम, नभ, अंबर, एक ही इसका मतलब होता है। इसका मतलब इसको ये भी कह सकते हैं अंबर को नभ, और व्योम भी कह सकते हैं, व्योम को नभ भी कह सकते हैं, अंबर भी कह सकते हैं। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, दाल में कुछ काला होना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होना, बताइए। देखिए, कोई शक होना कह सकते हैं, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, यानी कि कुछ जो है इस मामले में शक है, ठीक है। तो कह सकते हैं दाल जल जाना, ये मतलब नहीं होगा। दाल में कुछ गिर जाना, ये भी नहीं कह सकते। दाल का छौंक चलाना नहीं, बल्कि आशंका होना या संदेह होना, ठीक है, या कोई शक होना। तो इस प्रकार जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उत्तर कर रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको यहाँ पर। देखिए, खाली जगह आपको यहाँ पर शब्द दिख नहीं लगा और के कहाँ पर खाली जगह आना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द आ जाएगा। वाचिक उद्दीपन कहते हैं, वाचिक अनुभाव कहते हैं, वाचिक विभाव कहते हैं, या वाचिक आलंबन कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है, बताने की कोशिश करें उसको हम लोग क्या कहते हैं। वाचिक अनुभाव कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जिनका भी उत्तर है, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। ओस बिंदु चुग रही हंसनी उसको, उनको मोती चांद, इस पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है कौन सा है। संदेह अलंकार है, अनन्वय अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, या उपमा अलंकार है। तो बात करें, आप सभी को पता है कि ओस बिंदु चुग रही, ठीक है, उसको क्या जानकर? हंसनी, मोती उसको जानकर, ओस को मोती जानकर चुग रही, यानी कि यहाँ पर एक क्या है, एक भ्रम पैदा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। कौन सा विकल्प युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा विकल्प, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। देखिए, तो अगर हम लोग बात करें, सापेक्ष का विलोम क्या होता है? निरपेक्ष होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि होता है। स्वकीय का विलोम परकीय होता है, लेकिन आपत्ति का विलोम विपत्ति नहीं होता है। ये एक दूसरे के विलोमार्थी नहीं है, बल्कि ये तो एक दूसरे के समानार्थी हैं। अर्थात जो विपत्ति का मतलब होता है वही आपत्ति का मतलब होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब कि इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। देखिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या स्वादिष्ट तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, अनिष्ट भी ऐसे लिखा जाता है, परिशिष्ट भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन घनिष्ठ ऐसे नहीं लिखा जाता है। घनिष्ठ शब्द नहीं होता है, घनिष्ठ शब्द होता है, यानी कि टा नहीं आएगा बल्कि ठा आएगा। तो यहाँ पर अगर ठा हो जाता तो ये शब्द भी बिल्कुल सही हो जाता। तो कौन सा शब्द सही नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं लिखा हुआ है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो मिश्र वाक्य का चयन आप सभी लोग करिए भाई। चलिए, कौन सा मिश्र वाक्य, देखिए मैंने आपको बताया था मिश्र वाक्य का कैसा मतलब होता है, या तो वहां पर जो मिले जुले शब्द हो, यानी कि तब जब यद्यपि तथापि इस तरह के शब्द हों, या उसमें अगर आपको देखने को मिल जाए के दिख जाए तो आपका वो मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि देखने को मिल जाए तो वो मिश्र वाक्य होगा। तो बताइए भाई, ये सब मैंने आपको पहचान बता दी मिश्र वाक्य की। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग। प्रधान अध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, यहाँ पर तो कल के आ गया, तो के आ गया तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा बात करें, बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे थे, लड़के मैदान में एक सभा में आयोजन कर रहे, तो इसमें ना तो के है, की है, ना मिश्रित शब्द है, मिले जुले शब्द है, तो के यहाँ पर है, तो इसलिए आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जिनका भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे कि सिया राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलू है, श्रुति राम कथा मुख राम को नामू, हिय पुनि राम ही को थलू है। इन पंक्तियों में आपको बताना है कौन सा रस है, रौद्र रस है, अद्भुत रस है, शांत रस है, या भक्ति रस है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सिया राम की बात आ गई है, ठीक है, सिया राम की बात आ गई है, बिलोचन मीनन को जलू, श्रुति राम कथा मुख राम को नामू, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, भक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार, भक्ति अलंकार हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है बताइए। तो इनमें से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है। देखिए निजवाचक का मैंने आपको कभी जब भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ शब्द बताता हूँ, अगर खुद का इस्तेमाल हो जाए तो वो निजवाचक सर्वनाम होगा, स्वयं का इस्तेमाल हो जाए वो आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ठीक है, मैं अपने आप ही काम कर लूंगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, निजवाचक का सर्वनाम हो जाएगा। ये सारे शब्द जो मैंने आपको बताए हैं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अध्यापक ने कक्षा में गणित की कक्षा ली, ये वाक्य आपको बताना है कैसा वाक्य है। तो बताने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर काम हो रहा है वाक्य में और हमें ये पता है किसके द्वारा वो काम हो रहा है, तो वो आपका कर्म क्या होता है, कर्तृवाच्य वो वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। तो इसमें काम हो रहा है, गणित की परीक्षा ली जा रही, किसके द्वारा ली जा रही है, अध्यापक जी के द्वारा ली जा रही है, तो हमको पता है किसके द्वारा काम हो रहा है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। और नहीं पता होता है तो वो आपका कर्मवाच्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वर ने शून्य को दो कान दिए, इसमें शून्य को जो वाक्य का अंश है इसमें कौन सा कारक है। तो बताने की कोशिश करेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए भाई। देखिए शून्य को कह लो या शून्य के लिए कह लो, ईश्वर ने शून्य के लिए दो कान दिए, ठीक है, शून्य को कान दिए तो क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो को की जगह क्या आ जाएगा, के लिए भी तो हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो संप्रदान कारक यहां पर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन लोगों का भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए, तो कर्म नहीं होगा, डी। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा कथन आपको यहां पर सही नहीं लग रहा है बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। चलिए, तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद ही होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। अर्थ के आधार पर भी वाक्य का दो वर्गीकरण किया जा सकता है, बिल्कुल अर्थ के आधार पर भी वाक्य का वर्गीकरण होता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने जाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहा जाता है, तो ये आपका गलत है भाई। कर्ता को क्या कहा जाता है आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कर्ता को उद्देश्य और क्रिया को विधेय कहा जाता है। तो जो लोग भी
यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला आपका गलत हो जाएगा और यही तो पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। नीम का तत्सम शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए नीम की अगर हम लोग बात करें तो नीम का क्या बताना है, तत्सम रूप आपको बताना है क्या है। तो नीम जो है ये तो एक तद्भव शब्द है, नीम एक तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, नीम को हम लोग निम्न कह सकते हैं अगर तत्सम में पूछा जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है, बताइए। बहुब्रीहि का समास का उदाहरण आपको बताना है, यहाँ पर त्रिफला होगा, चक्रधर होगा, यथासंभव होगा या धर्मवीर होगा। चलिए तो अगर हम लोग बात करें चक्रधर जो लिखा हुआ है यानी कि चक्र को धारण करने वाला, और चक्र को कौन धारण करता है, श्री कृष्ण करते हैं। तो यही तो आपका एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे तो जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, तो 10 सेकंड में कम से कम, ठीक है, जल्दी से क्लास को शेयर करके आप सभी लोग वापस आ जाइए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो आप सभी लोगों ने, उम्मीद करती हूँ, आशा करता हूँ सभी लोगों ने शेयर किया होगा क्लास को। अगला प्रश्न देखिए कि कर्दम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा है, बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करें कर्दम को हम लोग कीच कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे। कर्दम को हम लोग क्या कह सकते हैं, कीच कह सकते हैं। कर्दम को हम लोग क्या कह सकते हैं, कीचड़ भी कह सकते हैं। कर्दम को कीचड़ भी कह सकता है और गारा भी कहा जा सकता है, ये आपको पता होगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। संख्येश्वर शब्द में कौन सी संधि है बताने की कोशिश कीजिए। व्यंजन संधि है, यड़ संधि है, आयादी संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इसमें सबसे पहली संधि विच्छेद अगर करने की कोशिश करें कि संख्येश्वर शब्द की संधि विच्छेद क्या बन सकती है, तो सखी बन जाएगी, सखी बन जाएगी, धन करके क्या बन जाएगी, ऐश्वर बन जाएगी, ऐश्वर बन जाएगी, सखी धन ऐश्वर बन जाएगी। और तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, ये अगर बात करें तो देखिए या के पहले क्या कोई आधा वर्ण है, कोई या के पहले आधा वर्ण आता है तो वहां पर यड़ संधि होती है। तो जो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो ये भी रिपीट है भाई। चलिए ये अभी हम लोग ने डिस्कस किया। अगला प्रश्न देखिए ये, तो व्याकरण जानने वाला इस वाक्य के लिए शब्द बताना है, क्या कह सकते हैं। व्याकरण ज्ञाता कहेंगे, व्याकरण विशेषज्ञ कहेंगे, व्याकरण कहेंगे या व्याकरण पंडित कहेंगे। तो कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है। तो व्याकरण को जानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और आप सभी का उत्तर भी यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि पथ भ्रष्ट का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। पथ से भ्रष्ट, पथ में भ्रष्ट, पथ पर भ्रष्ट या पथ का भ्रष्ट। देखिए बात करें यहाँ पर वो पथ से भ्रष्ट हो रहा है तो यहाँ पर तो आपादान कारक हो जाएगा। कौन सा, आपादान कारक कह लो या पंचमी तत्पुरुष समास कह लो, एक ही बात है। पथ से भ्रष्ट होगा तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, पथ से भ्रष्ट ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सरकार जो शब्द आपको दिख रहा है यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, तो सरकार शब्द की संधि विच्छेद करने की कोशिश करें तो क्या शब्द बनेगा, सर बनेगा, धनकार बनेगा। तो जो यहाँ पर सर है यही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निम्न में से तालव्य ध्वनि आपको बताना है कौन सी है। तो तालव्य ध्वनि आपको दो याद रखना, एक तो या आपकी तालव्य ध्वनि है और शा आपकी ये भी तालव्य ध्वनि है, बाकी किसी तो आपको पता ही है। तो ये दो आपको याद रखना है, ये पूछी जाती हैं अक्सर। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, बताइए। चलिए तो विदेशी शब्द कौन सा नहीं है बताने की कोशिश। देखिए यहाँ पर कोयल लिखा होगा तो कोयल जो है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। तंबाकू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। तो बचा विज्ञापन। विज्ञापन आपका जो है ये विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, अर्थात तो विदेशी मूल का शब्द यही नहीं है। तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द की संधि गलत है। किस शब्द की संधि गलत है, अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। चलिए
तो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि अतएव की संधि विच्छेद यही होती है, बिल्कुल सही। ममेतर की भी यही होती है, अक्षौहिणी की भी यही होती है। लेकिन जब नवधन ऊड़ा की संधि विच्छेद करोगे तो ये नहीं बनेगा। क्या शब्द बनेगा? नवोड़ा शब्द बनेगा। ये तो नवौड़ा लिखा हुआ है, तो ये आपकी गलत हो जाएगी और यही संधि गलत है और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न देखिए कि किस विकल्प में क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में हुआ है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो सकता है? चलिए, तो अगर हम लोग बात करें अब बरसात रुक गई, अब बरसात रुक गई, ये आपका कैसा हो जाएगा? इसी विकल्प में यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाले विकल्प में क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है, आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही है बताइए। चलिए, देखिए, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम लोग बात करें ग्रह का मतलब होता है, ग्रह का मतलब ये घर होता है, ठीक है। यहाँ पर तो बता रहे इसका मतलब नक्षास्त्र आदि होते हैं, पिंड वगैरह होते हैं, नहीं तो यहाँ पर उल्टा दे रखा है। अपत्य और अपत्य की बात करें, देखिए बात करें, ठीक है, अपत्य का मतलब क्या होता है आप सभी लोगों को पता होगा। अपत्य का मतलब होता है संतान, जो कि बिल्कुल सही है। और अपत्य का मतलब क्या होता है? जो बीमार, ठीक है, जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो उसको अपत्य कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमको सही लग रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के दो नीचे वाले देखने की जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि अवधि और अवधि गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, नीचे वाले डी वाले में भी उल्टा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। कंठ वर्ण की अगर हम लोग बात करें, कौन सा कंठ वर्ण है, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए, देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, छोटा ऊ जो है ये तो आपका ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। छोटी ई है, बड़ी ई है, तालव्य हो जाएगा। बात करें छोटे आ की तो ये आपका एक कंठ वर्ण हो जाएगा। तो जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। संधि शब्द का सही विलोम आपको बताना है क्या हो सकता है। तो संधि का अगर हम लोग बात करें, संधि का देखिए, संधि का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। संधि का विलोम यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या आपसे होगा। चलिए, संधि का मतलब होता है जोड़ना किसी चीज को, ठीक है। और विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग करना किसी चीज को, अर्थात विच्छेद करना किसी चीज को। तो पूछा जाए संधि का विलोम क्या होगा, तो विग्रह बताओगे या विच्छेद बताओगे, दोनों में से एक उत्तर होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक विकल्प के रूप में हो सकता है दोनों ही हो। तो आपको क्या उत्तर लगाना है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर जिनका भी जा रहा है बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का आपको चयन करना है। आप सभी को जानते हैं जो कम खर्च करता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? ठीक है, अतिव्ययी कहलाएगा, अपव्ययी कहलाएगा, अतिव्ययी कहलाएगा या मितव्ययी कहलाएगा। आप सभी जानते होंगे मितव्ययी उसको हम लोग कहते हैं, जो कम खर्च करता है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है। तद्भव शब्द की अगर बात करें, बजरंग, सुरंग, पकवान या मिष्ठान। तो तद्भव जो है वो बजरंग शब्द जो है वो आपका कैसा शब्द है? एक तद्भव शब्द है। आप सभी लोग याद रखेंगे प्रश्न के लिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तद्भव शब्द कौन सा है? बजरंग जो शब्द है वो आपका एक तद्भव शब्द है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले साहित्यकार कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे, रामधारी सिंह दिनकर थे, अगे थे या महादेवी वर्मा। देखिए ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले, ठीक है, पहले व्यक्ति कौन थे। हिंदी के प्रथम साहित्यकार पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है? हिंदी के अगर आपसे प्रथम साहित्यकार पूछे जाएं तो क्या बताओगे? सुमित्रानंदन पंत बताओगे। और उनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया ये भी आपको याद रखना है। चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया, आपको याद रखना। और सभी का उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छोटा है, बताइए। चलिए,
कौन सा विराम चिन्ह छूटा है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। देखिए, मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं। तो बात करें मोहन और कमल के बीच यहाँ पर अल्प विराम आना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो यही तो विराम चिन्ह छूट गया था। तो कौन सा छूटा था, कहोगे अल्प विराम छूटा था। अल्प विराम ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब। चलिए, तो अब आपके सामने सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? भोजन के, पानी के, पोषक तत्व के, या भोजन तथा पानी दोनों के? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए तो आप सभी लोग याद रखेंगे पानी के, ठीक है। जाइलम जो है ये किसके परिवहन में सहायता करता है? पानी के परिवहन में सहायता करता है आप सभी लोग को। किस में? पौधों में, ठीक है। तो पौधों में जाइलम जो होता है ना, ये पानी के परिवहन में सहायता करता है। तो इस प्रकार जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। इटाइटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है? कैडमियम होती है, निकिल होती है, क्रोमियम होती है, या पारा होती है? चलिए, तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? कैडमियम आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण आया है। आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, यानी कि वो शिक्षित नहीं था। तो शाहजहां तो थे, औरंगजेब भी थे, जहांगीर भी थे, लेकिन अकबर नहीं थे। तो इस प्रकार जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अगला प्रश्न देखिए कि मलक्का जलन मरुमध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? तो किन दो भूभागों को अलग करता है बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा को अलग करता है। अफ्रीका तथा यूरोप को, भारत श्रीलंका को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो अगर हम लोग बात करें किसको अलग करता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए कि जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं, उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है, यानी कि वो कौन से रोग से बच जाते हैं, बताइए भाई। देखिए, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेंगे, वो स्कर्वी रोग से बच जाते हैं, ठीक है। स्कर्वी रोग से बच जाते हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। पूछा जा रहा है कि भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? स्थायी समझौता, पट्टीदारी समझौता, रैयतवाड़ी समझौता, या महालवाड़ी समझौता? तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो स्थायी समझौता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्थायी समझौता हो जाएगा। देखिए, एक एक प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से क्लास आप सभी लोगों को यहाँ पर करना है। तो अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी कि एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? 1861 के अधिनियम, 1868 के अधिनियम, 1833 के अधिनियम, 1858 के अधिनियम? तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। 1858 का अधिनियम ये आपको याद रखना है, और प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है। तो किस अधिनियम के अंतर्गत? 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, सतपुड़ा है, अरावली है, या विंध्याचल है? चलिए, तो एक तरह से खाली जगह यहाँ पर है, आपको बताना है, ठीक है, कि लद्दाख यहाँ पर इसका उत्तर होगा, सतपुड़ा होगा, अरावली होगा, या विंध्याचल होगा? तो बात करें लद्दाख जो है ये वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अगला प्रश्न देखिए, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। झुम्पा लाहिरी, अमीश त्रिपाठी, रविंदर सिंह, या सलमान रुश्दी? तो बहुत ही अच्छी बुक है, और कई बार इसके राइटर आपसे यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो इसके लेखक हैं वो झुम्पा लाहिरी हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है
क्या कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि एक दूर संचार उपग्रह को पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम? तो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम से पूर्व इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी सोच रहे थे कि ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो जो गलत कथन है उनका आपको यहाँ पर चुनाव करना है। तो कोड के अनुसार दिए गए हैं, ठीक है। कौन से कथन सही नहीं है? तो बात करें ओपन जो है, ओपन आंद्रे अगासी की आत्मकथा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द ठीक ए विजन फॉर द न्यू मिलियन के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है ए फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? पूछा जा रहा है कि एल के आडवाणी है, तो एल के आडवाणी नहीं है। तो आपका पहला दूसरा सही है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ पहला दूसरा? अच्छा, गलत पूछा गया था, कौन सा गलत है? तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए, हाँ सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कथन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस वजह से। अगला प्रश्न देखिए, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या सतलज? तो किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर ब्रह्मपुत्र के साथ जाना चाहिए। किसके उत्तर साथ में जाना चाहिए? ब्रह्मपुत्र के साथ में जाना चाहिए। यानी कि भारत में यंगरुल जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नदियों से संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग डैश में की गई थी, यानी कि कब की गई थी पाकिस्तान की मांग? 1932 में, 1936 में, 40 में या 1942 में? तो अगर हम लोग बात करें कब की गई थी, लगभग 1940 के आसपास की गई थी। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। 1939 अगर आ जाए तो तब भी वही उत्तर होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 1940 लिखा हुआ है। तो जिनका उत्तर जा रहा ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं, चलिए बताइए कितने क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं? 14 होते हैं, 28, 34 या 45? चलिए, तो कितने होते हैं? आपका उत्तर यहाँ पर आना चाहिए 45 होते हैं। कितने होते हैं? 45 होते हैं। तो जिनका उत्तर जा रहा ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य कथन का आपको बताना है भैया, कोड के अनुसार आपको बताना है कौन कौन से सत्य कथन है। चलिए, कोड के अनुसार आपको बताना है। तो बात करें अगर हम लोग, गन्ने के रस को किण्विक करते समय करने पर सिरका बनता है, तो बिल्कुल सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। सिरके में अम्ल बेंजिक अम्ल होता है, तो सिरके में बेंजोइक अम्ल नहीं होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा वाला आपका गलत है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा तो ऑप्शन नंबर, हाँ, तीसरा अगर हटा दें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा वाला जो है वो बिल्कुल सही कथन है। चलिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? तो कितने वर्ष का सजा देने का प्रावधान है? तो 7 वर्ष की सजा देने का प्रावधान है। तो इस प्रकार आपका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, ये जो आपके सामने यातायात प्रतीक दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो आगे जंक्शन है, ऐसा कह सकते हैं, आगे यातायात विभाजन है, आगे यातायात विलय है, या आगे यातायात विलय है या तिराहा है?
तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्या कह सकते हैं, आगे तिराहा, ये तिराहा ही तो, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो तिराहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए, 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने या आपके 3 महीने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें 2 महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। याद रखना है भाई, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जनहित याचिका के डैश के बारे में सत्य है। जनहित याचिका के बारे में सही कथन आपको बताना है कौन सा है। तो 2 कथन यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। पहला कथन यहाँ से शुरू है, दूसरा कथन यहाँ से शुरू है, यानी कि यहाँ से शुरू है। चलिए तो बात करें कूट के अनुसार आपको बताना है। तो पहला कथन कहता है एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर कार्रवाई और उस पर सुनवाई हुई तो फिर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही कहा। जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। संविधान में 42वां संविधान संशोधन था, ये पारित किए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो जब संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, तो पारित किया गया उस समय, तो भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन थे, 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जिनका उत्तर एकमात्र सिख, पहले सिख राष्ट्रपति कौन से, तो ज्ञानी जैल सिंह थे। और दूसरे कौन थे आपको पता है, मनमोहन सिंह थे। पूछा जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उनके उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, 1858 का अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो बात करें ये इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 का अधिनियम, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे इसका। तो कूट के अनुसार यहाँ पर भी आपको उत्तर बताना है। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है। तो ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, तो बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। ये केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही होंगे और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका उत्तर डी जा रहा है बिल्कुल सही जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर तो लंदन में, तो आप सभी को पता होगा, लेकिन किसने इसकी स्थापना की थी, तो किसने की थी, पीटर बेनेंसन ने की थी। ठीक है, पीटर बेनेंसन ने की थी किसकी स्थापना, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी और लोकसभा में कितने सांसद है। पहली बात आपको बताना है भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको विकल्प के अनुसार देने हैं, बताइए। चलिए, तो 553 और 545 हम लोग कह सकते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है और संसदीय क्षेत्रों की संख्या 543 है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल की स्थिति घोषित की गई। 3 बार, 1 बार, 2 बार या 4 बार। तो कितनी बार घोषित की गई बताने की कोशिश कीजिए। 3 बार लगा है भाई आपातकाल, ठीक है, आज़ादी के बाद की अगर बात करें। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ हैं, ए के साथ हैं, यानी कि 3 बार बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। देखिए ये प्रश्न जो है अगर आपके सामने आया ना तो उत्तर यानी कि ऑप्शन के रूप में 0 भी आपके सामने होगा, तो उस 0 का चुनाव आपको करना है, यानी कि कोई भी सीट अब नहीं है तो 2 नहीं उत्तर लगाना है, डी उत्तर होगा।
तो इस प्रकार जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कूट के अनुसार इसका आपको उत्तर बताना है। चलिए, तो अगर राष्ट्रपति के चयन करने वाली पीठ में उल्लेखनीय रिक्तियां हो तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है, तो गलत लग रहा है भाई। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक रूप में चाहिए होते, तो ये आपका सही है। यानी कि कथन दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा लिखा है कि कथन 2 वाला जो है वो बिल्कुल सत्य है। तो जिनका उत्तर जा रहा भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है बताने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि सीवीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है, तो ये तो आपका सही है बी वाला। समूह ए के ऊपर, समूह ए से ऊपर के सभी अधिकारी इसके क्षेत्र में आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आरबीआई, नाबार्ड और एलआईसी जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है, तो ए वाला मुझे जो है यहाँ पर गलत लग रहा है, और गलत लग रहा है तो यही गलत हो भी जाएगा, क्योंकि गलत लगेगा तभी जब गलत होगा। तो इस प्रकार जिनका उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। सांसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेर फेर करने के लिए नहीं कर सकती। निम्न में से कौन सा मामला उपयुक्त कथन से संबंधित है, तो बताए भाई कौन सा मामला है। तो बात करें कौन सा मामला है, हाँ, केशव आनंद भारतीय बनाम केरल राज्य जो है ये मामला इससे संबंधित है, तो यही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। एक एक प्रश्न भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब अंतिम प्रश्न है ये आपका कि केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। चलिए, कौन से कथन सही हैं, तो बात करें, पहला कथन कहता है कि अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। दूसरा कथन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। तो दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, और जब दोनों कथन सही है तो राइट आंसर क्या होगा, ऐसा कहाँ लिखा है कि दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा हुआ है कि आपके दोनों कथन सही हैं। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही। चलिए, तो ये आपका अंतिम प्रश्न था। आप सभी को अब वीडियो को लाइक करके जाना है और एक बार आप सभी लोगों को वीडियो को खुलकर शेयर करना है अपने दोस्तों को ग्रुप्स में। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली क्लास में। जय बीएसए, जय बीएसए, जय बीएसए, जय हिंद साथियों।